हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे डिमांड मांग के दूसरे लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था मांग क्या होती है, मांग को किस प्रकार से अपन डिफाइंड कर सकते हैं, मांग की क्या परिभाषा है, और मैंने बताया था ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मांग को इफ़ेक्ट करते हैं या मांग को निर्धारित करते हैं कि मांग इन पर क्या होती है, तय होती है। मैं एक बार फिर डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों को। मैंने बताया था कि मांग क्या होती है, एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है जब व्यक्ति के पास क्या होता है, पर्याप्त साधन होते हैं और पर्याप्त साधन के माध्यम से किसी वस्तु को क्या करते हैं, वो क्रय कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपन मांग कहते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों कि किसी व्यक्ति की आय भी क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं, संबंधित वस्तुओं में दो वस्तुएं मैंने आप लोगों को बताई थी। पहली वस्तु बताई थी प्रतिस्थापन वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी, ठीक है ना। और दूसरी वस्तु मैंने बताई थी आपको पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या करती हैं, जो एक दूसरे वस्तु की क्या करती हैं, पूर्ति करती है। तो पिछले लेक्चर पर ने ये बात किया था कि मांग होती क्या है और मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। आज अपन बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। एक समझेंगे अपन कि मांग तालिका क्या होती है और दूसरा समझेंगे मांग वक्र क्या होता है, ठीक है। मांग तालिका क्या होती है अपन इसको समझेंगे और मांग वक्र क्या होता है फिर अपन उसको समझेंगे। देखिए मांग तालिका क्या होती है। मांग तालिका मांग और कीमत और मांग के बीच क्या करती है, संबंध को बताती है। मैंने आपको कल ही बताया था जो कीमत और मांग के बीच का संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। आप लोग फिर ध्यान दीजिए एक बार, मांग और कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कीमत घटने पर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं इस पर मांग तालिका में। मान लीजिए अपन एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत है, यहाँ पर ले लेते हैं कीमत, प्राइस, और यहाँ ले लेते हैं उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा। मैंने आपको बताया था कि कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यदि मैं यहाँ कीमत लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ मैंने अपनी कीमत ले लिया। और यहाँ यदि मात्रा लेता हूँ तो जब कीमत कम है तो मात्रा क्या होगी, मान लीजिए अपन 100 ले लेते हैं। जैसे कीमत बढ़ी तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ अपन 60 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ 40 ले सकते हैं हम, यहाँ अपन 20 या 10 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका मन हो वैसा, इसमें कोई वह नहीं है कि आपको वही आंकड़े लेना है। तो कीमत और मात्रा, कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग क्या होती जाती है, लगातार कम होती जाती है। देखिए जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये थी तो उसकी 100 मात्रा व्यक्ति खरीदता था। इसके बाद 2 रुपये हुई तो उसकी मांग में क्या आ गई, कमी आ गई, 80 मात्रा क्रय करने लगा। इसी प्रकार जब 3 रुपये हुई तो 60, इसी प्रकार जब 4 रुपये कीमत और बढ़ी तो 40 यूनिट्स, और जब 5 रुपये कीमत हो गई तो कितने यूनिट्स क्रय करने लगा, 20 यूनिट्स क्रय करने लगा। यानी मैं यदि आपको कहूँ कि कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है, एक विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है कीमत और मांग के बीच, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। किसके बीच के बीच, कीमत और मांग के बीच। तो वही इस तालिका में लिखा गया कि मांग तालिका होती क्या है। मांग तालिका वह तालिका होती है जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, वह मांग तालिका कहलाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती जाती है, हमारी डिमांड यानी मांग क्या होती जाती है, लगातार कम होती जाती है। तो अपन इसको कहते हैं मांग तालिका। और मांग वक्र क्या होता है, वक्र का मतलब क्या होता है, जब हम किसी
तालिका को वक्र में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मांग वक्र कहते हैं। जैसे मैं इसी तालिका को यदि एक वक्र में प्रदर्शित करना चाहूँ, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ, तो किस प्रकार से कर सकता हूँ। देखिए यहाँ अपन ने लिया, ये कहलाता है इसका एक्स एक्सिस, ये कहलाता है वाई एक्सिस। यहाँ अपन सुन ले लेते हैं। देखिए अब कीमत और मांग के बीच संबंध कैसा है, विपरीत संबंध है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग क्या होती जाएगी, हमारी कम होती जाएगी। तो अपन यहाँ ले लेते हैं प्राइस, और यहाँ क्या ले लेते हैं अपन, मात्रा, क्वांटिटी। देखिए प्राइस 1, 2, 3, 4 और 5। मात्रा अपन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 20, 40, 60, 80 और 100। अब देखिए जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये थी तो अपन कितनी यूनिट्स क्रय करते थे, परचेज करते थे, 100 यूनिट्स। तो इसके सामने जो इसका वक्र बनता है, कहाँ पास बिंदु बनता है, बिंदु बनता है आपका यहाँ पास। इसके बाद जैसे इसकी प्राइस 2 रुपये हुई तो प्राइस 2 रुपये होने से इसकी मात्रा में क्या आई, कमी आई। तो मतलब हमारा बिंदु कहाँ पास बनेगा, 2 के सामने, यहाँ पास। इसी प्रकार जब इसकी 3 रुपये कीमत हुई तो हमारी मात्रा में और कमी आई, कितने रुपये हो गई, 60 यूनिट्स अपन ने क्रय करना चालू किया, तो यहाँ पास अपना बिंदु बनेगा। इसी प्रकार जब 4 यूनिट्स क्रय किया तो अपन ने 4 रुपये कीमत होने पर मांग में हमारी और कमी आई। इसके बाद जब 5 रुपये हुई तो मांग में हमारी और कमी आई। तो मतलब जो इसका वक्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से कर बनता है, ऐसे। किस प्रकार से कर बनता है, इस प्रकार से इसका कर क्या होता है, बनता है। मतलब यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर क्या होता है, गिरता है। अब यदि आप देखें यहाँ पास तो ध्यान से यदि देखिए तो जैसे जैसे कीमत क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे डिमांड में क्या होती जा रही है, कमी आती जा रही है। यानी यह सिद्धांत तय करता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो हमारी मांग में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। ये मनुष्य के स्वभावगत ही होता है कि जैसे किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वही वस्तु की मांग में क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो इसे अपन मांग वक्र के माध्यम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, हमारा मांग वक्र कहलाता है। तो जब मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपन मांग वक्र कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो मांग और कीमत के बीच जो संबंध यहाँ प्रदर्शित हो रहा है वो कौन सा संबंध प्रदर्शित हो रहा है, विपरीत संबंध बताया जा रहा है। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी, कीमत घटने पर मांग क्या होगी, कीमत घटने पर मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये मांग तालिका हो गई आपकी। वैसे मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है आपकी व्यक्तिगत मांग तालिका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, अपन उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। एक होती है आपकी व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत, और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। थोड़ा इसको समझ लेते हैं होती क्या है बाजार मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका का मतलब होता है जब किसी एक व्यक्ति के परचेजिंग पावर यानी क्रय की शक्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति की कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और यदि किसी व्यक्ति की आय भी बढ़ गई तो मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यदि अपन बाजार मांग को लेकर चलते हैं तो यह नियम पूरी तरह सिद्ध होता है।
यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो व्यक्तियों की मांग क्या होगी, कम होगी। और इसके विपरीत दिशा में यदि देखा जाए, यदि कीमत क्या होती है, कम होती है, तो व्यक्तियों की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो व्यक्तिगत मांग तालिका में पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग भी घटेगी, लेकिन बाजार मांग तालिका में पूरी तरह ये सिद्ध होता है कि जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या हो जाता है, हमारे परिवर्तन आ जाता है, यानी मांग हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बात रही मांग तालिका और मांग वक्र के विषय में। अब अपन समझते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, मांग का नियम अपन वह समझते हैं। देखिए अब अपन समझते हैं मांग का नियम क्या होता है। तो आपकी जो अगली हेडिंग है वह है मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या कहता है अपन ये समझ लेते हैं पहले। देखिए यदि इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने बातें की थी कि कौन कौन से तत्व मांग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर ध्यान दिला देता हूं मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। मान लीजिए डिमांड अपन डी से एक्स कर कन्वर्ट कर लेते हैं, और कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो प्राइस होती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। दूसरा बताया था मैंने आपकी व्यक्ति की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके बाद व्यक्तियों की इनकम, इसको वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट, इसके बाद अदर फैक्टर कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते, निर्धारित करते हैं। पहला बताया था मैंने आपको पीएक्स। पीएक्स में क्या बताया था, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य बताया था। यदि किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है, तो हमारे मांग में क्या होती है, कमी आती है। और वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो मांग क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया था पीआर, इसका मतलब होता है संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं मैंने आपको बताया था दो वस्तुएं, एक होती है आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स यानी पूरक वस्तुएं। ठीक है ना। तो संबंधित वस्तुओं का मूल्य भी क्या करता है, डिमांड को प्रभावित करता है। इसके बाद मैंने तीसरा फैक्टर बताया था जो मांग को प्रभावित करता हुआ होता है वाई, यानी व्यक्तियों की आय। व्यक्तियों की आय यदि बढ़ जाती है तो मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि व्यक्तियों की आय में कमी आती है तो मांग में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसके बाद चौथा फैक्टर मैंने आपको बताया था टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब होता है व्यक्तियों के रुचि एवं स्वभाव में परिवर्तन। ठीक है ना। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब यदि व्यक्तियों की रुचि में परिवर्तन हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारे मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अदर फैक्टर होते हैं और कुछ भी फैक्टर, जैसे जलवायु हो गई। इसके बाद कुछ मौसमी वस्तुएं क्या होती हैं, क्रय होती है, तो ये सब अदर फैक्टर में आपके आ जाएंगे। अन्य वस्तुएं, अब देखिए ये तो मैंने बताया था कि ये वस्तुएं क्या करती, मांग को प्रभावित करती हैं। अब आपको जब आपको मांग का नियम पढ़ना है तो मांग के नियम के लिए केवल और केवल आपको इस पॉइंट से लेना देना है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मांग एक लड़का है, अपनी भाषा में समझने के लिए इसके ये पिताजी हो गए, ये चाचा वाचा हो गए, ये चाचा है इतने सारे। ठीक है। अब आप कैसे समझते हैं, तो मांग को कैसे लोग प्रभावित करते हैं, जैसे ही घर पहुंचता है तो पहले पापा जी मारते हैं मांग को, इसका नाम मांग है। इसके बाद इसके चाचा जी भी क्या करते हैं, मारते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, मारते हैं। तो क्या होती है, इसको बेचारे को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है।
अब इसके गुस्सा होकर पापा से बोल दिया कि ये लोग मेरे से बातचीत नहीं करेंगे, मेरे को नहीं मारेंगे। मतलब क्या हुआ, अब इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। जब मांग के नियम को समझना है तो आपको ऐसा मान के चलना है कि यह पूरी तरह से क्या है, स्थिर हैं। ये कभी भी मांग को मार नहीं सकते हैं, यानी मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये मान के चलेंगे, यानी एजम्पशन। कौन कौन से ऐसे एजम्पशन हैं, यानी मान्यताएं हैं जो हमें मान के चलना पड़ेगा, तब अपन मांग के नियम को सिद्ध कर पाएंगे। मैंने बताया था आपको, इससे पहले ही बहुत सारे नियम पढ़ाए, सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ाया, उपयोगिता ह्रास्य नियम पढ़ाया। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नियम को सिद्ध करना होता है, नियम को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ न कुछ मान्यताएं माननी पड़ती हैं, एजम्पशंस मानने पड़ते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी नियम को सिद्ध कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ क्या मान्यताएं मान के चलेंगे। पहली मान्यता हमारी रहेगी कि वस्तु की संबंधित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, व्यक्तियों की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यक्तियों की रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अन्य मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सभी क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। यानी मांग को केवल और केवल किससे रिलेट किया जाएगा, प्राइस के द्वारा रिलेट किया जाएगा। ठीक है ना। तो प्राइस और मांग में मैं आपको संबंध बताया, ये संबंध कैसा रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे किसी वस्तु की क्या होती है, प्राइस बढ़ती है, प्राइस क्या होती है, किसी वस्तु की इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यह कहता है मांग का नियम कि जैसे जैसे वस्तु की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारी मांग में लगातार क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की प्राइस में कमी आएगी, क्या आएगी, कमी आएगी, तो वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इसकी मांग बढ़ती जाएगी, उसकी मांग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी प्राइस यानी मूल्य और मांग के बीच कैसा संबंध प्रदर्शित होता है, वो विपरीत संबंध प्रदर्शित होता है। यही मांग का नियम कहता है कि मांग, मूल्य और मांग के बीच कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ये कहलाता है मांग का नियम। क्या कहलाता है, मांग का नियम। इसमें हमको एजम्पशंस कौन कौन से मान के चलना है। पहला एजम्पशन ये मान के चलना है कि संबंधित वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा मान के चलना है कि व्यक्तियों की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरा अपन को ये मान के चलना है व्यक्तियों की रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चौथा, अन्य बातें समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इसकी मान्यताएं देख लेते हैं अपन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मांग का संबंध केवल हमको किससे प्रदर्शित करना है, प्राइस के साथ संबंधित करना है, अन्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, वो मान्यताओं को देख लेते हैं मांग के नियम को सिद्ध करने के लिए। तो पहली मान्यता मैंने आपको बताई, तो पहली मान्यता है संबंधित वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा है व्यक्तियों की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
इसके बाद है आपका तीसरा, व्यक्तियों के रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों के रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसका चौथा एजम्पशन है, मान्यता है, अन्य बातें समान रहनी चाहिए। अन्य बातों के अंतर्गत जैसे जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और व्यक्ति की इच्छा में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी पर क्या कर सकते हैं, मांग के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो मैंने आपको पहले वो बताए थे क्या कहते हैं कि मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिमांड, वही इसकी मान्यताएं बन गई। क्या बन गई, मान्यताएं बन गई। अपन ने केवल इसको अलग क्या किया है, वस्तु के मूल प्राइस ऑफ कमोडिटी को हटा दिया। इसके बाद सारे जो एजम्पशंस थे, पहला एजम्पशन बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है ना, संबंधित वस्तुओं के मूल। दूसरा बताया था व्यक्तियों की आय जो मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है, मांग को तय करती है। इसके बाद स्वभाव या रुचि में परिवर्तन, इसके बाद अदर फैक्टर, वही इसकी क्या बन गई, मान्यताएं बन गई। तो इस प्रकार से मांग का नियम आपका कहता क्या है, मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु के मूल में वृद्धि होती है तो मूल्य वृद्धि होने के साथ मांग में क्या होती है, कमी आती है। तो यहाँ मैं आपकी मांग का नियम भी लिख देता हूँ। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि जब किसी, ये नियम कहता है आपका, अन्य बातें समान होने पर, अन्य बातें समान होने पर, अन्य बातें समान होने पर वस्तुओं के मूल्य, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग कम होती है तथा मूल्य में कमी होने पर, मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है। तो यहाँ ये बात तय होती है कि मांग का नियम किसके साथ अपन रिलेट करते हैं, वस्तुओं के प्राइस के साथ रिलेट करते हैं। जैसे जैसे वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, उसके प्राइस में क्या आती जाएगी, उसके डिमांड में क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि मांग का नियम का जो कर बनता है वो कैसे बनता है, बाएं से ऊपर नीचे दाएं की ओर गिरता हुआ। भी मैंने आपको कर बता के बनाया कि दिखाया था कि मांग को किस प्रकार से तैयार करते हैं, मांग को किस प्रकार से बनता है। तो ये रहा आपके मांग का नियम, अपन ने ये समझ लिया, मांग का नियम ने सिद्ध भी कर दिया, ठीक है ना। अब ये किस कारण से होता है अपन को ये समझना है। भाई होता तो है, मांग का नियम कहता है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में क्या होती है, कमी होती है, और मूल्य में कमी होने पर मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये अपने रट लिया, ये समझ लिया कि ऐसा होता है, पर किन कारणों से होता है, ऐसा कौन कौन से कारण हैं ताकि ये नियम क्या होता है, लागू होता है। जो मांग वक्र है इसका ढाल जो है नीचे की ओर होता है। कौन कौन से ऐसे रीजन हैं, अब उसको अपन समझेंगे कि मांग वक्र का जो ढाल होता है, जब भी मांग वक्र मैंने आपको बनाया था, यदि आपको ध्यान, उसका मांग वक्र किस प्रकार से तैयार होता था, कुछ इस प्रकार से बनता था। इस प्रकार से क्या होता था, बनता था। तो ऐसा कौन सा कारण है कि मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर जाता है, मतलब बाएं से नीचे दाएं की ओर क्यों गिरता है, किस कारण से ऐसा होता है, ठीक है ना। अब वो समझते हैं। इसके अंतर्गत कुछ नियम हैं, उन नियमों को समझेंगे
कि इन नियमों के कारण क्या होता है, जो मांग वक्र है हमारा उसका ढाल नीचे की ओर होता है। वाई दिस रीजन, किस कारण से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से कारण आएंगे अपन उसको समझते हैं। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया आप लोगों ने। अब चलिए समझते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि जो मांग वक्र है उसका ढाल नीचे की ओर गिरता है। तो अपन की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी हेडिंग, मांग के वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। ये अपनी हेडिंग रहेगी, मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है, क्यों होता, ये क्वेश्चन मार्क हो, क्यों होता है, क्या कारण है। वाई दिस द डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोविंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की ओर क्यों होता है मांग वक्र। तो इसमें सबसे पहला रीजन है आपका जो है वह है आपका उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ DMU। DMU का मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम पहला कारण। पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर समझ लीजिए, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को भूल जाता है बहुत ही जल्दी। उपयोगिता ह्रास नियम मैंने क्या बताया था, उपयोगिता ह्रास नियम मैंने आप लोगों को बताया था जब वस्तु की इकाइयाँ विद्यमान हो, अधिक इकाइयाँ विद्यमान हो, तो जैसे जैसे अपन वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, वस्तु के उपभोग करने के साथ साथ हमारे मांग में क्या होते जाते हैं, हमारी उपयोगिता में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है, जब उसको पहली गिलास पानी देंगे तो उसको सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, दूसरी गिलास देंगे तो उससे कम, तीसरी देंगे तो उससे भी कम, चौथी में क्या हो जाएगा, उसका फिलअप हो जाएगा। जब तो इस कारण से क्या होता है, उपयोगिता ह्रास नियम के कारण से जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, उसका ढाल नीचे की ओर होता है। मांग उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि मेरे कारण से जो मांग का वक्र का ढाल होता है वो किस तरफ होता है, नीचे की ओर होता है। तो उपयोगिता ह्रास नियम मैंने आपको बताया कि उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे वस्तुओं की इकाइयों क्या करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, उपभोग करने के साथ साथ हमारे उपयोगिता में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। जैसे जैसे अपन क्या करते जाते हैं, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, हमारी उपयोगिता में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है। यानी जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे, मान लीजिए बढ़ाते जाते हैं, कोई वस्तु है उसका क्या करते हैं, अपन उपभोग का करते जाते हैं, लगातार बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो उपयोगिता होगी, उपयोगिता यूटिलिटी, उपयोगिता में हमारी लगातार क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, कमी आती जाएगी। बात समझ में आ गई ना, लगातार क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। ये कौन सा नियम कहता है, उपयोगिता ह्रास नियम कहता है। तो उपयोगिता ह्रास नियम भी ये सिद्ध करता है कि जब किसी वस्तु के प्राइस क्या होती है, मूल्य में परिवर्तन होता है, यानी मूल्य में वृद्धि होती है, तो उसमें क्या होती है, अपने डिमांड हमारी कम हो जाती है। यह भी सिद्ध करता है कि जब किसी वस्तु के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं लेते तो उस वस्तु का क्रय नहीं करते हैं। तो ये कहा किसने, उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम ने कहा कि जैसे जैसे अपन किसी वस्तु को उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता में क्या होती जाती है, हमारे कमी आती जाती है। तो हमारे इस कारण से क्या होती है, मांग का नियम, मांग का जो ढाल होता है वो किसकी ओर होता है, नीचे की ओर होता है। अब अपन आगे चलते हैं, दूसरा नियम, दूसरा है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव,
प्रतिस्थापन प्रभाव। अब ये प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट बोला जाता है इंग्लिश में इसको, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको बताया था कि मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं या मांग को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, तो उसमें मैंने बताई थी दो वस्तुएं, एक बताया था पूरक वस्तुएं और दूसरी बताई थी आपको प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे का क्या करती हैं? पूर्ति करती हैं, जैसे मैंने बताया था कार और डीजल, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापन वस्तु में मैंने आपको बताया था कि ऐसी वस्तुएं जो एक वस्तु की जगह ले सकती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था पेप्सी और कोक, पेप्सी और कोक। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं चाय, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है ना। अब देखिए यदि मान लीजिए टी की प्राइज में वृद्धि होती है, क्या होती है? प्राइज अपन टी की क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही टी की प्राइज अपन क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, टी की प्राइज में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। वैसे वैसे क्या होगी? अपन टी के उपभोग में कमी कर देंगे। आगे बात समझ में? टी के उपभोग में क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। यानी अपन क्या परचेज करने लगेंगे? कॉफ़ी परचेज करने लगेंगे। तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहता है कि जैसे हम किसी वस्तु के मूल्य को क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। तो वस्तु के मूल्य को जैसे ही बढ़ाते हैं तो उसकी उपयोगिता में क्या होती जाती है? कमी आती जाती है। आगे बात समझ में? जैसे टी के प्राइस को 10 रुपये में बढ़ाया तो उसमें और कमी आएगी, 20 बढ़ा दिया तो उसमें मांग में और कमी आएगी। तो प्रतिस्थापन प्रभाव कहता है कि मेरे कारण से क्या होती है? जो मांग का वक्र है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब मांग का वक्र किस प्रकार से बनता है? इस प्रकार से बनता है, मैंने अभी आपको बताया कुछ समय पहले। तो किस कारण से होता है? ये कहा किसने? प्रतिस्थापन प्रभाव ने। प्रतिस्थापन प्रभाव ने कहा कि मेरे कारण ही क्या होता है? मांग वक्र जो होता है नीचे की ओर ढाल करता है। मैंने दो चीज़ें आपको बताई, दो फैक्टर। पहला बताया उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाई को बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। दूसरा अपन ने पढ़ा प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव मैंने आप लोगों को क्या बताया? ऐसी वस्तुएं जिनका अपन एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं को अपन क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु में कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं? किसी वस्तु की प्राइस में वृद्धि करते हैं तो इसकी मांग में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। अब अपन आगे चलते हैं और आगे समझते हैं और कौन सा तत्व है जो मांग के ढाल को नीचे को क्या करते हैं? बताते हैं, ठीक है। तो दो बताया मैंने अभी आपको, उपयोगिता ह्रास नियम, दूसरा बताया मैंने प्रतिस्थापन प्रभाव। इसके बाद अपन तीसरे तत्व पे चलते हैं। तीसरा तत्व कौन सा होता है जो मांग को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो तीसरा होता है आय प्रभाव। तीसरा कौन सा होता है बच्चों? आय प्रभाव। इनकम इफेक्ट बोला जाता है इसको। अब ये आय प्रभाव क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति की इनकम में वृद्धि हुई, इनकम में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो इनकम में यदि किसी व्यक्ति की वृद्धि होगी, आय में यदि बढ़ेगी तो उसकी मांग में क्या हो जाएगा? उसकी मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आगे बात समझ में? इसी प्रकार यदि मान लीजिए तो इनकम क्या कहती है? अब मांग, अपनी इनकम में कमी होने पर मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। पर यहाँ अपन ये समझते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य क्या था? 50 रुपये और उसका मूल्य घटकर कितना हो गया? 25 रुपये। कोई एक वस्तु है जिसका पहले मूल्य कितना था? 50 रुपये था। अब उसके मूल्य में क्या हो गई? कमी आ गई। तो जैसे ही मूल्य में कमी आई इस वस्तु के, तो मैं मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि जैसे किसी वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो जैसे इस वस्तु की मूल्य में कमी आई, मूल्य में क्या आई? कमी आई, तो मांग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई।
वृद्धि कैसे हो गई उसको समझ सकते हैं कि व्यक्तियों की आय क्या हो गई, बढ़ गई। भाई वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से भी क्या होता है, व्यक्तियों की आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि मैं एग्जाम्पल लूँ आपको, मान लीजिए 2 पिज़्ज़ा 50 रुपए के मिल रहे थे, ठीक है ना, कितने रुपए के मिल रहे थे, 50 रुपए के मिल रहे थे। अब कितने के मिलने लगे, 25 रुपए के मिल रहे हैं। एक पिज़्ज़ा पहले कितने का मिलता था, मान लीजिए 50 रुपए का, अब कितने का मिल रहा, 25 रुपए का। तो क्या होगा, अब अपन 50 रुपए में 2 पिज़्ज़ा क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। उसी 50 रुपए में 2 पिज़्ज़ा क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आय प्रभाव कहता है कि मेरे कारण से क्या होता है, मांग का जो वक्र है वो किसकी ओर होता है, नीचे डाउनवर्ड की ओर होता है, ठीक है, नीचे की ओर क्यों होता है, गिरता है, और उसका ढाल नीचे की ओर होता है। अपन ने 3 बातें समझी। पहला समझा उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि मेरे कारण से क्या होता है, मांग के वक्र का जो ढाल नीचे की ओर होता है। कैसे, जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते उपयोगिता में क्या आती जाती है, कमी आती है। यही मांग का नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है या कमी होती है तो मांग में क्या होने लगती है, कमी या वृद्धि होने लगती है। इसके बाद दूसरा मैंने बताया प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहता है, जिसे किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है उसकी मात्रा व्यक्ति क्या करने लगता है, कम कंज्यूम करने लगता है। इसके बाद आय प्रभाव बताया। आय प्रभाव में क्या बताया, यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्या होती है, कमी आती है, तो वस्तु के मूल्य में कमी होने पर क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब हम चौथे इफेक्ट में चलते हैं। चौथा इफेक्ट है आपका क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है ना। क्रेताओं की संख्या में क्या होती है, जब वृद्धि होती है उस कंडीशन भी क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, अपन उसको समझ लेते हैं। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, गिरती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, गिरती है। वस्तु की कीमत गिरने पर उसके क्रेता क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्रेता क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई एक कार थी जो पहले 5 लाख रुपए में मिलती थी। कितने रुपए मिलती थी, 5 लाख रुपए में मिलती थी। अब उसकी कीमत में कमी आने पर वह कार 2 लाख रुपए में मिलती है, ठीक है ना। तो जैसे कीमत में कमी आई, कीमत में क्या आई, कमी आई, तो उसकी क्रेताओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। क्रेताओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। आगे बात समझ में। यदि इसके विपरीत इसकी कीमत में मैं वृद्धि कर देता हूँ, इसकी कीमत 10 लाख रुपए कर देता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगी, क्रेताओं की संख्या कम हो जाएगी। क्रेताओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी यह नियम भी सिद्ध करता है, यह नियम भी क्या करता है, सिद्ध करता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्रेताओं की संख्या में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए वस्तु की कीमत गिरती है तो क्रेताओं की संख्या बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्रेताओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 4 नियम मैंने आपको बताए, जिस कारण से क्या होता है, जो मांग वक्र है वो किस तरफ रहता है, नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो 4 नियम मैंने क्या क्या बताया। पहला बताया मैंने आप लोगों को उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम के कारण क्या होता है, मांग वक्र का ढाल जो नीचे की ओर जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसके कारण से भी क्या होता है, जो मांग वक्र होता है उसका ढाल नीचे की ओर जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया आय प्रभाव। आय प्रभाव किस कारण से, व्यक्तियों की इनकम में कैसे परिवर्तन हो जाता है, जब किसी वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है तो व्यक्तियों की आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो व्यक्ति अधिक वस्तुओं को क्रय करने लगते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपन ने पढ़ा क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो क्रेताओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण से भी क्या होता है, जो हमारे मांग का वक्र है वो किस तरफ जाता है, नीचे की ओर गिरता है।
तो ये 4 कारण होते हैं जिस कारण से क्या होता है, मांग का वक्र नीचे की ओर गिरता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, पहले एक बार फिर समझ लेते हैं। पहले अपन ने पढ़ा कि मांग तालिका क्या होती है। मांग तालिका मैंने आपको बताया, जब किसी, ठीक है ना, अपन टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं किसी प्राइस और गुड्स मात्रा के बीच में, ठीक है ना, मूल और मात्रा के बीच में, उसे क्या कहते हैं, अपन मांग तालिका कहते हैं। मांग वक्र क्या बताया, मांग वक्र मैंने आप लोगों को बताया कि जब उस टेबुलर प्रेजेंटेशन को, जब अपन ने मांग तालिका बनाई, उसके आधार पर अपन क्या कर देते हैं, वक्र तैयार कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपन मांग तालिका कहते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि मांग का नियम क्या होता है। मांग के नियम में बताया गया कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि मांग का वक्र नीचे की ओर क्यों होता है, मांग के वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। ये इसके कारण मैंने 4 कारण बताए। पहला बताया मैंने आपको कि पहला कारण क्या बताया था मैंने आप लोगों को, उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया व्यक्तियों की आय प्रभाव के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव, इसके बाद आय प्रभाव, और इसके बाद क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। अब अपन समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर मांग का नियम नहीं लागू होता। अभी तो अपन ने समझा कि मांग का नियम कहाँ कैसे लागू होता है, किस कारण से लागू होता है। अब कुछ अपवाद पढ़ेंगे जहाँ पर मांग का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, वैसे किताब में पर्याप्त लिखा हुआ है नोट, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि मांग का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो अगली हेडिंग आपकी रहेगी मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद, जहाँ जहाँ पर मांग का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हम मांग के नियम को अप्लाई नहीं करते हैं, अब वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे इस पर गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास। तो मांग के नियम के अपवाद में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मांग के गिफिन का विरोधाभास। अपवाद मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर हमारे मांग में क्या होनी चाहिए, कमी होने पर, और कीमत कम होने पर मांग में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, कहता है मांग का नियम। पर ऐसी भी कुछ दशाएं हैं जहां पास मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग के नियम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास है क्या, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने एक एनालिसिस किया, एक अध्ययन किया। अध्ययन क्या किया उसको अपन समझते हैं, ठीक है। अध्ययन, ये इंग्लैंड के हैं, इन्होंने अध्ययन किया कि उनका एक शहर था, उस शहर में 2 गुड्स बनते थे, एक था बटर, क्या कहें अपन इसको, मीट यानी मांस का उपभोग करते थे लोग, और दूसरा करते थे, क्या बोले तो भोग करते थे मांस, और एक वस्तु थी आपकी डबल रोटी। अब इसको समझिए, दो चीज़ थी,
मांस का उपभोग करते थे और डबल रोटी का क्या करते थे, उपभोग करते थे। अब हुआ क्या, इस पे अपन ये समझते हैं, ठीक है। तो जो मांस था वो क्या था, लग्जीरियस गुड्स था, जिसका उपभोग करना क्या माना जाता था, अच्छा माना जाता था। तो इसकी प्राइस भी क्या थी, अधिक थी, इसकी प्राइस भी क्या थी, अधिक थी। लेकिन जो डबल रोटी थी उसका उपभोग करना क्या माना जाता था, अच्छा सूचक नहीं माना जाता था। मतलब ऐसा माना जाता था कि इसका जो लोग उपभोग करते हैं वो व्यक्ति बहुत ही निम्न क्वालिटी के लोग हैं, ठीक है ना। तो डबल रोटी का उपभोग करने वाले क्या हैं, बहुत निम्न क्वालिटी के हैं। अब हुआ क्या, जब भाई डबल रोटी का उपभोग बंद हो गया, उपभोग में क्या हो गई, कमी आ गई। तो भोग में कमी आ गई तो प्राइस भी क्या होने लगी, इसकी कम होने लगी, प्राइस भी क्या होने लगी, कम होने लगी। तो डबल रोटी की जो प्राइस थी वो लगातार क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो अब नियम क्या कहता है मांग का, कि प्राइस कम होने पर, मूल्य में कमी होने पर क्या होनी चाहिए, मांग में वृद्धि होनी चाहिए, यानी डबल रोटी की मांग क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। किस कारण से नहीं हुआ, क्योंकि यह बहुत निम्न क्वालिटी की वस्तु मानी जाती थी। इस निम्न क्वालिटी की वस्तु के कारण वहाँ के लोग इसका उपभोग नहीं करते जा रहे, इसकी प्राइस लगातार क्या होती जा रही थी, गिरती चली जा रही थी, लेकिन इसका उपभोग व्यक्ति नहीं कर रहे थे। उपभोग किसका करने लगे थे, मांस का, मीट का उपभोग करने लगे थे। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने इसका अध्ययन किया कि जो निम्न क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, निम्न क्वालिटी की वस्तुओं पर मांग का नियम का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। उसके मूल्य में चाहे जितनी कमी अपन कर दें पर उसके मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था, सर रॉबर्ट गिफिन ने। इन्हीं के नाम से ये नियम तैयार किया गया, गिफिन का विरोधाभास। क्या नियम बना, गिफिन का विरोधाभास। उन्होंने क्या देखा कि डबल रोटी लगातार क्या होती जा रही है, इसका उपभोग लगातार कम होता जा रहा है, इसके प्राइस भी गिरते जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति इनका उपभोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यही मांस का उपयोग लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसकी प्राइस भी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तब भी मांस का उपयोग क्या कर रहे हैं, व्यक्ति कर रहे हैं। तो इससे तय होता है कि यहाँ पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। अपन दूसरे फैक्टर्स पे चलते हैं। दूसरा फैक्टर जो जहाँ पर मांग का नियम लागू आपका नहीं होता है, दूसरा फैक्टर कौन सा, आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जो बहुत ही आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नमक। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, नमक, ठीक। अब नमक एक ऐसी वस्तु है जो आवश्यक वस्तु है, ना इसका आप तो ज़्यादा उपभोग कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, कम उपभोग कर सकते हो। चाहे इसकी प्राइस अपन कितनी भी कम कर दें, नमक की प्राइस अपन चाहे जितनी भी कम कर दें, पर इसके उपभोग में वृद्धि नहीं होगी। उपभोग में वृद्धि क्यों नहीं होगी भाई, पहले अपन एक चुटकी नमक डालते थे सब्जी में, अब नमक की प्राइस कम हो गई तो क्या एक पूरा पूरा नमक डाल देंगे, सब्जी खाने लायक नहीं बचेगी, ठीक है ना। मतलब जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुओं पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। यानी नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे इसकी प्राइस कम हो नमक की, क्या होना चाहिए, मांग में वृद्धि होनी चाहिए, पर उसकी मांग में कोई वृद्धि नहीं होगी। पर यहाँ पर भी क्या होता है, मांग का नियम आपका अप्लाई नहीं होता है। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, मांग का नियम कहाँ पास नहीं लगता, पहला बताया गिफिन का विरोधाभास, और दूसरी वस्तु मैंने बताई आवश्यक वस्तुएं। जो बहुत ही आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद अपन चलते हैं आपातकालीन वस्तुएं। आपातकालीन वस्तुएं, आपातकालीन वस्तुएं क्या होती हैं, इमरजेंसी गुड्स क्या होते हैं, जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ। यहाँ पर भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। दवाइयों के मूल्य में चाहे जो वृद्धि या कमी कर दी जाए, जितनी दवाइयों का उपभोग आपको करना है उतना करना ही करना पड़ेगा।
चाहे दवाइयों के मूल्य में कितनी भी वृद्धि हो जाए। यहाँ पास मांग का नियम अप्लाई नहीं होता। डॉक्टर ने आपको लिख दिया कि आपको 2000 रुपये का सिरप परचेज करना है तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा। वहाँ पास आप मांग के नियम को सोचते नहीं बैठे रहोगे कि भाई मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो तभी क्रय करेंगे। ऐसी कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगी। तब तक क्या हो जाएगा, आदमी निपट जाएगा। ठीक है ना। इसलिए जो आपातकालीन वस्तुएं होती हैं जैसे दवाइयाँ हो गई, ठीक है, मेडिसिन हो गई, इनमें आपका मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाएगी उसी मूल्य पर क्या करनी पड़ेगी, आपको क्रय करनी पड़ेगी। तो 3 चीज़ें मैंने बताई आपको। पहला बताया गिफिन का विरोधाभास, दूसरा बताया आवश्यक वस्तुएं, तीसरा बताया आपातकालीन वस्तुएं। गिफिन के विरोधाभास मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मांस और डबल रोटी का, कि मांस की कीमत बढ़ती जा रही तब भी व्यक्ति क्या करते जा रहे हैं, मांस का उपयोग करते जा रहे हैं। यहाँ पास भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होता। दूसरा मैंने बताया आवश्यक वस्तुएं, नमक, ठीक है ना, आवश्यक वस्तुओं के मांग का नियम लागू नहीं होता है। नमक के प्राइस को चाहे जितना कम कर दो चाहे जितना बढ़ा दो उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी वस्तु मैंने बताई आपातकालीन वस्तुएं। आपातकालीन वस्तुओं पर भी क्या होता है, आपके मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। किस कारण से अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर अप्लाई करते रहेंगे तब तक आदमी निपट लेगा। जैसे दवाइयाँ हो गई, ये आपातकालीन वस्तुओं के अंतर्गत आती है। इसके बाद चौथा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जैसे डायमंड हो गया, हीरा हो गया, ठीक है ना। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर भी क्या होता है, मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। जैसे हम लोग तो आप लोग तो खरीद ही नहीं सकते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी यानी मुकेश अंबानी को क्या करना है, हीरा क्रय करना है। तो हीरा का मूल्य जितना वृद्धि होगी वो उतना अच्छे क्वालिटी का क्या करेंगे, हीरा परचेज करेंगे। ये ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा सूचक होती हैं जिन पर मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज अपन ने समझा कि मांग के नियम के कौन कौन से क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो पहला मैंने बताया गिफिन का विरोधाभास, दूसरा बताया मैंने आवश्यक वस्तुएं, तीसरा मैंने बताया आपातकालीन वस्तुएं और चौथा बताया प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ठीक है ना। इस जगह पर आपके मांग के नियम अप्लाई नहीं होता है। यानी मांग का नियम कहता क्या है, कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होनी चाहिए और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होनी चाहिए। इन कंडीशंस में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो आज अपन ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब अपन अगले लेक्चर पर जब मिलेंगे तो वहाँ समझेंगे मांग के नियम के कारण कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, उसके महत्व के विषय में जानेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।